मित्रों, आज से हम लोग रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आपको थोड़ा धैर्य बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो किताब है 800 पेज की है और इसको मैं डेली प्रत्येक रोज़ आधे घंटे आपको पढ़ाऊँगा, समझूंगा भी और समझाऊंगा भी, ताकि आने वाली परीक्षाओं में जो हमारी रिटन परीक्षाएं हैं, चाहे नेट की रहें, प्रोफेसर की रहें, या पीजीटी की रहें, टीजीटी की रहें, पीआरटी की रहें, कोई भी परीक्षा हो आप दे सकें, रिटन भी। और साथ ही साथ प्रोफेसर में आजकल इंटरव्यू भी होते हैं, पता है आपको, तो उस इंटरव्यू में भी आपके लिए उपयोगी होगा ये ख़ास तौर पे। और ऐसे मैंने तो बहुत सारा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है, आप देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से, हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, और भी अनेक रचनाओं को मैंने पढ़ाया है, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये रामचंद्र शुक्ल का जो है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो उन्होंने लिखा था, और इसके प्रकाशक है नागरी प्रचारणी सभा काशी। तो ये ओरिजिनल बुक है, इसलिए थोड़ा इसमें जो फॉन्ट है थोड़ा अलग है, आप देख सकते हैं। मुद्रक है की पावगी हित चिंतक प्रेस, रामघाट काशी, प्रथम संस्करण का वक्तव्य। तो ये हम लोग जानेंगे उनका जो मतलब इंट्रोडक्शन जो बुक के बारे में दिया गया है, और ये इंट्रोडक्शन जो है, परिचय जो है रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं दिया है, ठीक है ना। तो ये इनका स्वयं का परिचय है, मतलब स्वयं उन्होंने इस किताब का परिचय दिया कि उस किताब में क्या लिखा है उन्होंने हिंदी भाषा साहित्य के इतिहास, सॉरी हिंदी साहित्य के इतिहास में, जो 1929 में उन्होंने प्रकाशित करवाया था। तो हिंदी कवियों का एक प्रथम संस्करण हम लोग पढ़ रहे हैं, और वक्तव्य है रामचंद्र शुक्ल का, मतलब उनका कहना है कि हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने सन 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे सन आपको दिया हुआ यहाँ पर 1886 में डॉक्टर और अफसर कहा जाता है, जिनका नाम है ग्रियर्सन, ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तानी के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन छिपे हुए हैं कि कवि वृत्त संग्रह किसे कहा गया है, ठीक है ना, और आपके ग्रियर्सन ने कौन सी रचना लिखी थी हिंदी साहित्य में, और वहीं बात करते हैं ठाकुर शिव सेंगर की। तो आप पढ़ते जाएं, सुनते जाएं, फिर से अपने तो बहुत कुछ पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं है, तो बस सुनना है, समझना है हम लोग को। काशी की नागरी प्रचारणी सभा का ध्यान आरंभ ही में इस बात की ओर गया कि सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी है। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन 1600 से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि नागरी प्रचारणी सभा समिति जो है वो हिंदी के विकास के लिए 1600 से पुस्तक खोज में लगी हुई है, और अनेक हिंदी के उत्थान में जो है अनेकों उसमें लेखक हुए, प्रकाशक हुए, संपादक हुए, सब सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। और सन 1600 आपका 1611 तक अपनी खोज की 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया है, ठीक है ना। सन 1613 में इस सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधु, है ना, श्रीयुत पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि ने अपना बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, ठीक है। मिश्र बंधु में 3 आपके भाई थे, मिश्र बंधु पढ़ा होगा आपने, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया है। तीनों भाग प्रकाशित किया गया। इधर जब से विश्वविद्यालय में हिंदी की शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्यधारा की भिन्न भिन्न शाखाएँ फूटती रही हैं, उन सब के सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता है। कहने का मतलब है कि अगर जनता पढ़ना चाहती है और अगर उसे सामग्री ना मिले साहित्य की, तो कैसे पढ़ेगी, ठीक है ना। काल विभाजन कैसे किया गया, सच्चा अध्ययन वो कर नहीं पाएंगे। 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सामग्रियों की भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। कहने का अर्थ है कि
कई वर्षों से जो नागरिक प्रचारणी सभा है और उसके जो लेखक कवि जो भी हुए, उन्होंने जो 1600 से जो इकट्ठा करना शुरू किया ज्ञात कवियों की जो रचनाएं हैं, उसको खोजने में करीब जो है 700 से 800 वर्ष जो है, मतलब जो 700-800 वर्षों जो संचित ग्रंथ राशि है जो कहीं खो गई थी, अज्ञात थी, उसको सामने लाया गया और एक जगह उसको एकत्रित किया गया और इसका नाम रखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। अगर ऐसा नहीं हो पाता, मतलब लोग नहीं मिलकर काम करते, शायद ही आज हमारे सामने हिंदी साहित्य का इतिहास होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँच सकती थीं। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। ठीक है ना। तो ये आपने देखा होगा, जो हिंदी साहित्य इतिहास पढ़ा होगा आपने, कि आपका जो पहला हिंदी साहित्य के इतिहास है जो आपके जो लिखा था, ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, आपने पढ़ा होगा, जॉर्ज गेरसन ने लिखा था। सॉरी, हाँ, क्या लिखा हुआ था मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ, तो गार्जा द तासी ने लिखा था इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है ना। तो ये उनका मतलब हमारे हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है जो फ्रेंच भाषा में जो है लिखा गया था। ठीक है ना। लेकिन इसमें आपने पढ़ा होगा कि इसमें जो काल विभाजन हुआ है वो सही नहीं हो पाया, इसीलिए इसको अपनाया नहीं गया। वही रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से 1929 में, उसमें काल विभाजन का स्पष्टीकरण है और सभी इसको सर्वमान्य मानते हैं। ठीक है ना। उसी की बात यहाँ पर की गई है। 5 या 6 वर्ष हुए छात्र के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट्स तैयार किए थे, जिनमें परिस्थिति के अनुसार निश्चित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग यानी विभाजन और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया था। तो ये अपनी बात कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया और कैसे उसको संक्षिप्त नोट्स के रूप में तैयार किया। हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया। अतः एक नियत समय के भीतर ही ये इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। आपको पता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास जो लिखा गया वो पहले किस नाम से था, तो हिंदी शब्द सागर के नाम से आपका आया था। उसके बाद जो है उसी को परिवर्तित करके उसको रूप दिया गया अलग हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री मैं ज़रूरी समझता था, उतनी ही तो उस अवधि के भीतर न इकट्ठी हो सकी, पर जहाँ तक हो सका आवश्यक उपादान सामने रख कर यह कार्य पूरा किया। कहने का अर्थ है कि वो कहते हैं कि मैंने पूरी सामग्री इकट्ठी नहीं की उस समय जिसमें करनी थी मुझे, लेकिन जितना हो सका है उतनी आवश्यकताएँ जो आवश्यक जो तत्व हैं वो साहित्य में मैंने अब शामिल किया है। इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया उसका थोड़े ही में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। पहले काल को लीजिए। पहले काल की हम बात करते हैं तो आदिकाल से आता है पहला काल, आपको पता होगा हिंदी साहित्य में। जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। कहने का अर्थ है कि जैसी रचनाएं दी गई, मतलब उस काल में की गई, उन कालों को जो है रचनाओं के हिसाब से उनका नाम रखा गया। ठीक है ना। इस प्रकार प्रत्येक काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बताया जा सकता है। मतलब कविताओं के आधार पर, रचनाओं के आधार पर जो है उस काल का जो है लक्षण बताया जा सकता है कि उस काल में किस तरह की कविताएं लिखी गई और उसके अनुसार ही उसका नाम रखा गया। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि शेष दूसरे ढंग की रचनाओं में चाहे किसी एक ढंग की रचना को ले वह परिमाण से प्रथम के बराबर ना होगी। यह नहीं कि और सब ढंग की रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर ना होंगी। जैसे यदि किसी काल में 5 ढंग की रचनाएं 10, 5, 6, 7 और 2 के क्रम से मिलती हैं तो जिस ढंग की रचनाएं 10 पुस्तकें हैं उसकी प्रचुरता कहीं जाएगी। यद्यपि शेष और ढंग के सब पुस्तकें मिलकर 20 हैं, यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि। किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं, उस ढंग की रचना उसे काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी, चाहे और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोटि
कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोने में पड़ी मिल जाया करे। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। अब देखिए सारांश यह है कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रख के काल विभाजन का नाम पर, मतलब कहने का अर्थ है कि जो लोगों की प्रवृत्ति थी, आपने पढ़ा होगा कि हिंदी साहित्य जो है लोगों की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है कि कैसे लोगों की सोच कैसी थी, विचारधारा कैसी थी, उसके आधार पर जो है आपका काल विभाजन भी किया गया। ठीक है ना। आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा काल रखा, ये तो पता है आपको कि रामचंद्र शुक्ल ने जो है, इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेंगे इसको आप। ठीक है ना, कि आदिकाल का नाम उन्होंने क्या रखा है, वीरगाथा काल। उक्त काल के भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। ठीक है ना, आदिकाल के अंदर का जिसका नाम हमारे शुक्ल जी ने क्या रखा है, वीरगाथा काल। तो दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, कौन कौन सी देखिए, अपभ्रंश की रचनाएं और देश भाषा, मतलब बोलचाल की जो भाषा होती है, ये दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं आदिकाल में, अपभ्रंश और देश भाषा। अपभ्रंश पता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, कि अपभ्रंश का उदय कैसे हुआ है, तो पहले संस्कृत आई थी, फिर आपकी मतलब संस्कृत में भी दो संस्कृत है, आपका वैदिक और लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश आई थी। ठीक है ना, और अपभ्रंश ही अवहट बनी, अवहट ही हमारी हिंदी भाषा बनी। इस तरह से जो है हिंदी आई है, जन्मी है। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी है, पढ़ा होगा अगर आपने अपभ्रंश, तो आप देखेंगे। ऐसे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है अपभ्रंश की रचनाओं के बारे में, सब कुछ मैंने बनाया, आप देखिए वहाँ आदिकाल में, तो आदिकाल में आपको रचनाएँ मिलेंगी। तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी है, मतलब उनके धर्म क्या थे, धर्म के क्या तत्व थे, सारे जो है जहाँ सारी जानकारी जो है आपको ये अपभ्रंश की पुस्तकों में मिलेंगी आपको। साहित्य कोटि है जो साहित्य कोटि में नहीं आती है, जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए ही किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा है, मतलब जैन धर्म का जो प्रचार हो रहा था उस समय। ठीक है ना, अपभ्रंश की पुस्तकों के माध्यम से, तो उसका कहीं साहित्य कोटि में उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है ना, लेकिन क्यों किया गया है इसका, मतलब उसका वर्णन क्यों किया गया था, कि ये पता चले कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा है। ठीक है ना, साहित्य कोटि में आने वाली रचनाओं में से कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं, जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। साहित्य पुस्तकें केवल 4 हैं, देखिए कौन कौन सा, ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेंगे इसको, कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है साहित्य की पुस्तकें केवल 4 हैं, देख लीजिए दिया हुआ यहाँ पर। तो पहला है विजयपाल रासो, दूसरा है हमीर रासो, तीसरा है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। तो विजयपाल रासो, हमीर रासो और कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये किनके अनुसार है, आपके रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। साहित्य पुस्तकें केवल 4 हैं। देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, कौन कौन सी, खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ आदि और विद्यापति पदावली। तो ये आपकी 8 पुस्तकें हो गई देश भाषा काव्य की, और ये साहित्यिक पुस्तकें हो गई 4 जो शुक्ल जी के अनुसार है। ठीक है ना, क्योंकि अनेकों और लेखकों ने, जैसे कि आपके रामचंद्र शुक्ल के बाद आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी जो लिखा है, ठीक है ना, मिश्र बंधुओं ने भी लिखा है, ठीक है ना, आपके डॉक्टर बच्चन ने लिखा है, और भी अन्य कवियों ने लिखा है, अलग अलग साहित्य लिखा है, तो सबके अपने अपने कथन हैं। लेकिन सबसे सर्वमान्य जो है शुक्ल जी का है माना जाता है, और क्वेश्चन जो है अधिक शुक्ल जी के ही उठकर आते हैं परीक्षाओं में। इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण, निरूपण और नामकरण हो सकता है। देख लीजिए, तो आदिकाल का नामकरण करने के लिए हमारे शुक्ल ने इन्हीं 12 पुस्तकों की बात की है, जो हमने अभी पढ़ा है। देख लीजिए आप, यहाँ से लेकर विजयपाल रासो से लेकर विद्यापति पदावली तक जो है आदिकाल के नामकरण को लेकर जो है उन्होंने इनकी बातें की हैं, इनके बारे में लिखा है। ठीक है ना, इनमें से अंतिम दो को तथा बीसल देव रासो को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीर गाथा। देखिए एक क्वेश्चन और गया आपका, कौन कौन सा रखना, बीसल देव रासो और अंतिम 2। ठीक है, तो बीसल देव रासो कौन है देख लीजिए, 6ठे में है बीसल देव रासो, और 2 खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली। ये तीनों जो है, क्योंकि बीसल देव रासो और विद्यापति पदावली श्रृंगारिक रचनाएं है। ठीक है ना, और वहीं आप देख रहे होंगे कि परमाल रासो, जय मयंक चंद्रिका, जय चंद्र प्रकाश, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, कीर्तिलता, हमीर रासो, कीर्ति पताका, विजयपाल रासो, ये सब की सब जो है वीरगाथात्मक जो है रचनाएं हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है, क्योंकि उसमें जो अधिकतर रचनाएं हुई उसमें वीर रस की बातें हुई हैं, और वीरों की गाथाएं की बातें हुई हैं, इसीलिए
तो बात यहाँ इसलिए कर रहे हैं हम लोग कि ये आदिकाल का नाम क्यों पड़ा, मतलब वीर गाथा काल क्यों नाम दिया, क्योंकि इसमें वीर रस से संबंधित जो है कविताएं ज़्यादा लिखी गई, ठीक है, रचना ज़्यादा लिखी गई। जिस सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीर गाथाओं की प्रवृत्ति रही है उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। मिश्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी है, ठीक है ना। मिश्र बंधुओं ने अलग से अपना जो इतिहास लिखा था उसमें आदिकाल के भीतर उन्होंने जो है इतनी पुस्तकों की बात की है, जो जैसे भगवद गीता, वृत्त नवकार, वर्तमाला, संसार, पतली, अनन्य योग, जम्बू स्वामी रासा, रेवत गिरि रासा, नेमिनाथ चरियु, ठीक है, चौपाई हजारी, और क्या है एक उपदेश माला, ठीक है ना। इनमें से नंबर 1 तो पीछे की रचना है, जैसा कि उसकी इस भाषा से स्पष्ट है। नंबर 1 रचना कौन सी देख लेते हैं, भगवद गीता, ठीक है ना। तो 1 नंबर पीछे की रचना मतलब आदिकाल से पहले की रचना है। ते ही दिन, मुझे दिखाई नहीं दे रहा तो गलत हो, सॉरी मुझे इसके लिए। ते ही दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई, सुमर गुरु गोविंद के पाऊँ, अगम अपार है जाकर नाऊँ। जो वीर इसकी पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वित्व देखकर, प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देखकर ही अवधि या बचपड़े समझते हैं। जो भाव को थाट और विचार को फीलिंग कहते हैं, वे यदि उद्धृत पदों को संबत 1000 के क्या संबत 500 के बताएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पुस्तक की समृद्ध सूचक पंक्ति का एक गड़बड़ा पाठ ही सावधान करने के लिए काफ़ी है। सहस्त्र सो संपूर्ण जन, कहने का अर्थ ये कहना ये है इनका कि भले ही मिश्र बंधुओं ने जो है ये इसका भगवत गीता का उदाहरण लिया है आदिकाल को स्पष्ट करने के, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि आप इसमें उनका द्वारा कहना है कि प्राकृत भाषा और कहीं दिख रहे हैं कि मतलब द्वितीय है, कहीं प्राकृत भाषा दिखाया गया है, कहीं अवधी भाषा है, या बैसवाड़ी अवधि को बैसवाड़ी भी कहा जाता है, ठीक है ना, तो कहीं चौपाई दिखा दिया गया। तो आदिकाल में ये सब आप मतलब कुछ भी लिख देना जो है ये मतलब तर्क संगत नहीं है, ठीक है ना। इसी की बात हमारे शुक्ल जी कह रहे हैं। अब रही शेष 9 पुस्तकों की बातें जो हमने ऊपर बात की, उनमें से 2, 7, 6 और 10 जैन धर्म के तत्व निरूपण हैं, ठीक है ना। ये मतलब आलोचना वो कर रहे हैं मिश्र बंधुओं की, ठीक है ना, ध्यान देंगे आप। तो जैन धर्म के तत्व निरूपण है, मतलब जैन धर्म की इसमें ज़्यादा बात की गई है और साहित्य कोटि में नहीं आ सकती। जैन धर्म के जो तत्व निरूपण है वो साहित्य कोटि में नहीं आती, तो उन्होंने आपको डाला कैसे मिश्र बंधुओं, ठीक है ना। नंबर 6 योग की पुस्तक है, देख लीजिए। अब योग का काम साहित्य में क्या है। नंबर 3 और नंबर 4 केवल नोटिस मात्र हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा अभी दिखाई दे, सब देख लीजिए आप, इसको नोट कर लेंगे और ये क्या क्या है आप ये भी नोट कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कभी भी कोई परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ऐसे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, मैंने देखा नहीं आज तक। इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची जो वर्णनात्मक एंड डिस्क्रिप्टिव हैं, और एक में नंद के जोनार का वर्णन है, दूसरे में गुजरात के रैवतक पर्वत का। तो केवल 2 ही जो है इसमें 10 पुस्तकों में 2 ही पुस्तकें साहित्य से जुड़ी हुई लगती हैं शुक्ल जी को, ठीक है। अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की 6 पुस्तकें साहित्यिक भी होती तो मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मैंने 6 प्रसिद्ध वीर गाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है जो ऊपर हमने बात की थी, ठीक है ना। एक ही काल और एक ही कोटि की रचना के भीतर जहाँ जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई हैं, वह अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। जैसे भक्ति काल के भीतर पहले तो 2 काव्य धाराएँ थीं, पहला कौन सा, निर्गुण काव्य धारा और दूसरा है सगुण काव्य धारा, ठीक है ना। फिर प्रत्येक धारा की 2 शाखाएँ स्पष्ट रूप से लक्षित हुई हैं। निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा है, वहीं सगुण धारा की भी क्या है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा है। तो ये सब शुक्ल जी ने विभाजन किया था, आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है। इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यूँ तो मनमाने ढंग पर नहीं की गई। शुक्ल जी ने जो आपका बांटा है भक्ति काल को 2 कालों में, ठीक है ना, सगुण निर्गुण को, और फिर निर्गुण को 2 भागों में, सगुण को 2 भागों में बांटा, ठीक है ना। तो वो ऐसे ही नहीं बांट दिया, ठीक है, उसमें उन्होंने उन रचनाओं का समावेश किया है जो उस शाखा के अनुकूल थी, ये बात ध्यान देना आपको, ठीक है। उनकी एक दूसरे से अलग करने वाली विशेषता अच्छी तरह दिखाई भी गई है और देखते ही ध्यान में आ भी जाएगी। मतलब अगर कृष्ण भक्ति शाखा में लिखा गया तो उसमें जो कविताएं लिखी गई, चाहे जो कवियों की बात की गई हैं, उसमें केवल कृष्ण की ही बात की गई, ठीक है। राम भक्ति शाखा की बात कर रहे थे, उसमें रामचरितमानस की बात की, तुलसी बात की हमने, नामदास की बात की, तो ये सब राम भक्ति जुड़े हुए थे, राम भक्ति शाखा जुड़े हुए थे, ये बात कही जा रही है। उसको देखते ही ध्यान में आता है कि हाँ भाई ये राम भक्ति शाखा कविताएँ हैं, ये राम भक्ति शाखा कवि हैं,
हैं। रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली है उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है। कहने का अर्थ है कि जब तक रचना के बारे में वो जानेंगे नहीं और स्पष्ट भेद क्या है, अंतर क्या है वो रचनाओं में, तो उसको विभाजित कैसे करेंगे, वही बात शुक्ल जी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने आपका ये क्या कहते हैं भक्ति काल को दो खंडों में बांटा, फिर उसको दो चार खंडों में बांट दिया, लेकिन आपने देखा कि उनकी रीतिकाल रचना को उन्होंने किसी खंड में नहीं बांटा। तो उसी की बात यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, किसी काल विस्तार को यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाजन नहीं कहला सकता। ठीक है ना। कई लोग क्या करते हैं कि एक ही काल को पूर्व काल और उसके बाद उत्तर काल की संज्ञा नाम दे देते हैं। आपने पढ़ा होगा साहित्य में, आपने देखा होगा स्वयं आपके शुक्ल जी ने भी ऐसा किया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का जो चार आपका उन्होंने कहा है कि पूर्व काल ये है, उत्तर काल ये, लेकिन उन्होंने जब विभाजन किया है तो उस वक्त उन्होंने ये बातें नहीं लिखी हैं कि रीतिकाल को दो काल खंडों में बांटा गया, जैसे पूर्व काल उत्तर काल। ठीक है ना, ऐसा उन्होंने नहीं किया है। तो जब तक लक्षण नहीं बताएंगे, साहित्य का पता नहीं रहेगा आखिर लेखक को, तो वो साहित्य विभाजन करेगा तो कैसे करेगा। ठीक है। इसी प्रकार थोड़े थोड़े अंतर पर होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल बांध चलने के पहले यह दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक काल प्रवर्तक कवि का यह प्रभाव उनके काल में होने वाले सब कवियों में समान रूप से पाया जाता है। विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि आप अगर साहित्य लिख रहे हैं तो आपको उस काल की प्रवृत्तियों के बारे में पता होना चाहिए, रचनाओं के बारे में पता होना चाहिए, लेखक के बारे में पता होना चाहिए, तब जाकर उसे आप प्रमाणित कर सकते हैं और उसे रचनाओं में डाल सकते हैं। ये बात यहाँ की जा रही है। रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचना करने पर आगे चलकर शायद विभाग यानी विभाजन का कोई आधार मिल जाए। मतलब उन्होंने अब तक ग्रंथ किया नहीं है, तो अगर कुछ पता चल जाता है तो विभाजन करेंगे वो, लेकिन अब तो रहे नहीं, पर अभी तक मुझे नहीं मिला, शुक्ल जी कह रहे हैं। रीतिकाल के संबंध में दो बातें और कहनी है। क्या भाई, देखिए, इस काल के कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन से मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ हूँ। कहने का अर्थ है कि वो कवियों से परिचित नहीं हो पाए हैं, उनकी वृत्तियों से, मतलब उनकी जो विचारधाराएं हैं उससे ज़्यादा जो है कनेक्ट नहीं हो पाए, जुड़ नहीं पाए शुक्ल जी। ये कारण है कि उन्होंने रीतिकाल के कवियों का विभाजन और काल का विभाजन किया नहीं। ठीक है ना, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था। मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास वैसे लिखना चाहते थे जो बिल्कुल व्यवस्थित हो, क्रमबद्ध हो, जिसमें कोई मतभेद ना हो, और जिसको पढ़कर जो है लेखक हो, चाहे पाठक वर्ग हो, चाहे विद्यार्थी हो, वो आपके संदेह में ना पड़े। ठीक है, और ना ही कवि कीर्तन करना। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही लिए। ये देखिए, ध्यान देंगे आप, उन्होंने कवि का जो परिचय दिया है वो उन्होंने कहाँ से लिया है, मिश्र बंधु विनोद, जो मिश्र बंधुओं ने लिखा है, 3 भाई थे उसमें। ठीक है ना, कहीं कहीं कुछ कवियों के विवरणों से परिवर्धन और परिष्कार भी किया है, जैसे ठाकुर दीनदयाल गिरी। ठीक है, ठाकुर अलग हैं, दीनदयाल गिरी अलग हैं, राम सहाय और रसिक गोविंद के विवरणों से। कहने का अर्थ है कि कुछ कवियों से इन्होंने विवरण को भी अपने साहित्य में समाहित किया है। ठीक है ना। यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए या किसी कवि को किसी मिली हुई पुस्तकों का उल्लेख नहीं हुआ तो इसमें मेरा कोई बड़ी उद्देश्य हानि नहीं हुई है। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या जितने ग्रंथों के नाम दिए हैं उतने ही ज़रूरत ज़्यादा मालूम हो रहे हैं। मतलब उनका कहना है कि जो उन्होंने लिखा है ग्रंथ में कवियों का नाम, ग्रंथों का नाम, तो वो मतलब ज़्यादा हो गया, ज़रूरत ज़्यादा हो गया। बाद में से आप पढ़ेंगे, अभी 800 पेज का हिंदी साहित्य इतिहास है, तो समझ में आएगा कि हाँ, सच में उनका ये कहना सही था। रीतिकाल या किसी और काल के कवियों के साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे निदर्शन मात्र के लिए किए हैं। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। मतलब पूरी बातें कहना इतिहास की पुस्तक के बारे में या कवि के बारे में, मतलब पूरी आलोचना करना आसान काम नहीं है, असंभव सा हो जाता है। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूँगा। जैसे आप PhD जो करते हैं, जो बच्चे, जो विद्यार्थी, तो वो शोध लिखते, रिसर्च करते हैं, तो उस तरह से एक रिसर्च भले ही कर सकते हैं, लेकिन एक साहित्य में कई कवियों का आलोचना लिखना वो भी पूर्ण, तो ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है। वही कह रहे हैं
बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में ही थोड़ा विस्तार के साथ लिखना पड़ा है, पर वहाँ भी विशेष प्रवृत्तियों का ही निर्धारण किया गया। मतलब कुछ ही बातें जो विशेष प्रवृत्तियाँ हैं, जो विचारधाराएँ हैं, उनको ही लिखा उन्होंने। यह अवश्य है कि उनमें से कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी और कुछ को यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, आप देख लेंगे। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, ठीक है ना, कि आपको पता है कि आधुनिक काल में गद्य जो है चरम सीमा पर पहुंच गई, क्योंकि उसके पहले जो रीति काल थी आधुनिक काल के पहले, उसमें आपका पद्य का जो है साम्राज्य था। आधुनिक काल में भारतेंदु के आने से जो है गद्य का आविर्भाव हुआ, और एक साहित्यिक घटना, मतलब बहुत मुख्य साहित्यिक घटना, भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, आप देख लेंगे। इसलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा है। तो उन्होंने कहा है कि मैंने आधुनिक काल के गद्य का आविर्भाव का जो है बहुत विशेष विस्तार से वर्णन किया है। इस थोड़े से काल के बीच हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेक रूपता का विकास हुआ, उतनी अनेक रूपता का विधान कभी नहीं हुआ। मतलब आधुनिक काल में साहित्य के अंदर मतलब विभिन्न तरह के जो है रूपों का, अलग अलग रूपों का विकास, जैसे उपन्यास लिखा गया, कहानी लिखी गई, आपका यात्रा वृत्तांत लिखा गया, बहुत कुछ लिखा गया, ठीक है ना। तो अनेकों रूपताओं, अनेक रूप को जो है इस तरह से अलग अलग जो विधान है, वैसा विधान जो है अनेक खंडों में नहीं किया गया, जैसा कहाँ किया गया है, आपका आधुनिक काल में किया गया है। पहले मेरा विचार आधुनिक काल को द्वितीय उत्थान के आरंभ तक लाकर उसके आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था। आपको पता होगा कि 4 उत्थान, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, कि शुक्ल जी ने आधुनिक काल के 4 उत्थान किए हैं, ठीक है ना। उत्थान काल आप पढ़ेंगे आगे, मैंने इसे पढ़ाया है, आप देख सकते हैं वहाँ जाकर, ठीक है। ये उस उत्थान की हमने बात की है, मुझे याद नहीं आ रहा, वरना बताता आपको कि किस काल में कौन सा उत्थान कहा गया है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर किताब में, अगर मिलता है तो, नहीं मिल रहा, ठीक है। तो पहले मेरा विचार क्या था कि आधुनिक काल को द्वितीय उत्थान के आरंभ तक लाकर, ठीक है ना, उसके आगे की प्रवृत्तियों का, मतलब आगे आने वाली प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था। पहले उनका ये विचार था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक भला मोल लेना ही समझ पड़ता था। पर जीना माना वर्तमान सहयोगी तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया गया। मतलब कहने का अर्थ है कि उस समय उनके जो सहयोगी थे और भी लोग थे जो रचना कर रहे थे, उसके बारे में लिखना, विवरण करना थोड़ा एक संकोच वाली बात थी शुक्ल जी के लिए, डर वाली बात थी। वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा संपन्न और प्रभावशाली लेखकों और कवियों के नाम जल्दी में या भूल से छूट गए होंगे। वर्तमान काल में जितने भी आपके कवि लेखक हुए, तो प्रतिभा समय मतलब क्या, उनमें प्रतिभा कूट के भरी थी, प्रभावशीलता थी। तो हो सकता है कि अनेक कवि, बहुत सारे कवि हुए वर्तमान काल में, ठीक है ना, हरिवंश राय बच्चन हो गए, रामधारी सिंह दिनकर हो गए, बालकृष्ण, बहुत सारे कवि हुए, ठीक है ना। तो इन सब के बारे में लिखना, और हो सकता है उसमें कुछ भूल भी गए हों, छूट भी गए हों। इसके लिए उनसे तथा उनसे भी अधिक उनकी कृतियों से विशेष रूप से परिचित महानुभाव से क्षमा की प्रार्थना। वो क्षमा प्रार्थी हैं कि भाई अगर मैं भूल गया हो आपकी कृतियों के बारे में लिखना, तो आप मुझे क्या करें, क्षमा करें। जैसा पहले कहा जा चुका है, यह पुस्तक जल्दी में तैयार करनी पड़ी है, इससे इसका जो रूप मैं रखना चाहता था वह भी इसे पूरा नहीं प्राप्त हो सका। मतलब जैसा वो इस पुस्तक को, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका से प्रकाशित हुई थी पहले, उसको जिस रूप में, जिस तरीके से ये प्रदर्शित करना चाहते थे पाठकों के सामने, वो कर नहीं पाए, ठीक है। कवियों और लेखकों के नामोल्लेख के संबंध में एक बात का और निवेदन है, इस पुस्तक का उद्देश्य संग्रह नहीं था, ठीक है। जैसे संग्रह बन गया अभी कि भाई ये संग्रह है, मतलब इतिहास संग्रह, ये उनका उद्देश्य नहीं था। इससे आधुनिक काल के अंतर्गत सामान्य लक्षणों और प्रवृत्तियों के वर्णन की ओर ही अधिक ध्यान दिया गया है, ठीक है ना। ये कारण है कि आधुनिक काल की इसमें ज़्यादा बातें हुई सामान्य लक्षण प्रवृत्तियों की। अगले संस्करण में इस काल का प्रसार कुछ और अधिक हो सकता है, तो संस्करण तो हुआ नहीं, ठीक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी साहित्य के इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से सन, आपके लिखा हुआ यहाँ पर देख लीजिए, सन 1929 में, ठीक है ना, सन 1929 में लिखा गया था हिंदी साहित्य का विकास। और ये पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था, हिंदी शब्द सागर, ठीक है, कि जनवरी महीने में निकल चुका था, जनवरी 1929, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इस अलग पुस्तककार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई, विशेषतः आदि और अंत में। आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आदिकाल और आपका आधुनिक काल, इनकी ज़्यादा बातें इस साहित्य पुस्तक में की गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती हैं। अपभ्रंश आप पढ़ेंगे तो वो भाषा काव्य मानी गई, साहित्य काव्य नहीं साहित्य इतिहास नहीं माना गया। कवि परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसे प्राचीन भाषा काव्यों को नाम गिनाती चली आई है जो अपभ्रंश में हैं, जैसे कुमारपाल चरित और शांगधरकृत हमीरासो का पता नहीं है, पर प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पुलटते मुझे हमीर के युद्धों के वर्णन वाले कई बहुत ही ओजस्वी पद्य छंदों के उदाहरण में मिले। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया कि यह पद्य शांगधर के प्रसिद्ध हमीरासो के ही हैं। आधुनिक काल के अंत में वर्तमान काल की कुछ विशेष प्रवृत्तियों के वर्णन को थोड़ा और पल्लवित इसलिए करना पड़ा, जिसमें उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक पता केवल हिंदी पढ़ने वालों को भी हो जाए और वे धोखे में ना रहकर स्वतंत्र विचार का समर्थन। कहने का अर्थ है कि आधुनिक काल के अंत में वर्तमान काल की कुछ विशेष प्रवृत्तियों का वर्णन उन्होंने किया। क्यों किया? ताकि उस समय की आधुनिक काल की जो प्रवृत्तियाँ थीं उसके बारे में जो है हिंदी पढ़ने वालों को पता हो जाए कि प्रवृत्तियाँ कैसी थी, विचारधाराएँ कैसी थी, वातावरण कैसा था उस समय। मिश्र बंधु के प्रकांड कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है। रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिया। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने के लिए उन्होंने किन ग्रंथ का इस्तेमाल किया है, तो मिश्र बंधु विनोद का, ठीक है। अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसके उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ताओं को धन्यवाद देना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। हिंदी पुस्तक खोज की रिपोर्ट भी मुझे समय समय पर विशेषतः संदेह के स्थल आने पर उलटनी पड़ी थी। राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास BA की हिंदी कोविद रत्नमाला, श्रीयुक्त पंडित राम, ये थोड़ा बड़ा दे दिया है नाम इनका, इससे बाबू श्याम सुंदर दास कहते हैं, लेकिन पूरा नाम क्या दिया गया है? राय बहादुर बाबू श्याम सुंदर दास BA पूरा नाम है, लेकिन ऐसे हम लोग किताब में क्या दिया हुआ है? बाबू श्याम सुंदर दास, जिनकी रचना है एक हिंदी कोविद रत्नमाला। वहीं रामरस त्रिपाठी की रचना है कविता कौमुदी, पूरा नाम क्या दिया देखिए? श्रीयुक्त पंडित रामरस त्रिपाठी। तथा श्री वियोग हरि जी के ब्रज माधुरी सार से भी बहुत कुछ सामग्री मिली है, ठीक है ना, जिन्होंने अपनी पुस्तकों में इस तरह साहित्य के इतिहास में इन कवियों की रचनाओं का भी जो है उल्लेख किया है और इनसे जो है प्रेरणा ली है। अतः उक्त तीनों महानुभावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा उसे मेरे बड़े पुराने मित्र केदारनाथ पाठक, ठीक है, क्या नाम है? केदारनाथ पाठक, सॉरी मित्रों, उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र पंडित केदारनाथ पाठक ही काम आए। पर ना आज मतलब कहने का अर्थ है कि कठिनाई जो उनका आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय हुआ उसमें उनका साथ किन्होंने दिया बताइए? तो वो दिया उन्होंने पंडित केदारनाथ पाठक ने। पर ना आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया, ना अब देने की हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद के वे आजकल एक बदमाशी समझते हैं। उस समय जब लिखा जा रहा था तो उस समय की बात शुक्ल जी कहते हैं। इस कार्य में मुझसे जो भूलें हुई हैं, उनके सुधार की, जो त्रुटियाँ रह गई हैं उनकी पूर्ति की और जो अपराध बन पड़े हैं उनकी क्षमा की पूरी आशा करके ही मैं अपने श्रम से कुछ संतोष लाभ कर सकता हूँ। रामचंद्र शुक्ल, काशी, आषाढ़ शुक्ल 5 तारीख देखिए लिखा हुआ है 1900 आपका 1900 जो है 76, ठीक है ना, 1976, ठीक है। चलिए तो ये शुक्ल जी का है। अब ये हम लोग जो है संशोधित प्रवर्तित संस्करण के संबंध में हम लोग ये जानेंगे। तो अगले वीडियो में आज इतना ही, परिचय काफ़ी है। अगर आप धीरे धीरे समझते जाएंगे तो कुछ ही दिनों, देखिए 10 पेज हमने पढ़ लिया हम लोगों ने, इस तरह से पढ़ते जाएंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है ना। चलता हूँ मैं।